हेलो एवरीवन, शिक्षा स्थल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सामान्य हिंदी का पहला चैप्टर हिंदी भाषा का विकास बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी स्टूडेंट समूह ग की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पर हम सामान्य हिंदी के सारे चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। भाषा परिवार की अगर हम बात करें तो विश्व में 12 भाषा परिवार हैं और हिंदी का जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं हिंदी के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदुस्तान का नारा दिया था। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है वो है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन थे। तो हिंदी नवजागरण के या प्राचीन हिंदी के जो अग्रदूत माने गए हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्राचीन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा की डेफिनेशन परिभाषा क्या होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो अगर हमें अपने मन के विचारों को प्रकट करना है तो हमें एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो भाषा जो है वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। हिंदी की लिपि कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं और 18 बोलियां हैं। इसमें एक नई बोली ऐड की गई है जो कि नेपाली बोली है, नेपाली हिंदी बोलते हैं उसको। तो 17+1 जो है वो आपकी रहेंगी। 17 बोलियां तो हमारी पहले से हैं और एक जो है वो है नेपाली बोली। तो यहाँ पर भाषा की अगर हम बात करें, भाषा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भाषा एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने और साहित्य रचना करने में प्रयोग की जाती है। तो भाषा का जो क्षेत्र है वो एक बहुत ही विशाल विस्तृत क्षेत्र होता है। बोली किसे कहते हैं? बोली जो होती है वो क्या होती है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वही बोली कहलाता है। तो उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा क्या होती है? क्षेत्रीय बोली का जो विकसित रूप होता है वही उपभाषा कहलाता है। और उपभाषा के अंतर्गत साहित्यिक रचना भी की जा सकती है, लेकिन बोली के अंदर साहित्यिक रचना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर उपभाषा और बोली का जो अंतर है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी भाषा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ हिंदी जो है वो कहाँ कहाँ पर हमारे भारतवर्ष में प्रयोग की जाती है। दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार के आसपास का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन सब को मिलाकर ये 9 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको भाषा के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता देती हूँ। भाषा जो है वो मौखिक होती है। हिंदी जो है वो एक भाषा है और वो मौखिक होती है। भाषा हमेशा मौखिक होती है और भाषा का जो लिखित रूप होता है वो कहलाता है लिपि। जैसे कि हिंदी एक भाषा है, उसकी उपभाषाएं हैं 5 और बोलियां हैं उसकी 18।
तो जो लिपि होती है वो होती है भाषा का लिखित रूप। जैसे हिंदी भाषा का जो लिपि है वो है आपकी देवनागरी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी की लिपि क्या होती है। तो हिंदी की लिपि मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि ये जो भाषा है इसका जो विस्तृत क्षेत्र है ये कौन कौन सा है। तो यहाँ पर भाषा 9 प्रदेशों में बोली जाती है, जिसमें से एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है और वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हिंदी भाषा जो है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका आंसर है दिल्ली। ठीक है, बोली की अगर हम देखें तो जो बोलियां होती हैं उनका जो क्षेत्र होता है वो सबसे छोटा क्षेत्र माना गया है। ठीक है, उपभाषा कम विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और जो बोलियां हैं वो सबसे छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो यहाँ पर भाषा और उपभाषा की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतवर्ष में कितनी बोलियां हैं। तो भारतवर्ष में जो टोटल बोलियां बोली जाती हैं वो हैं आपकी 650। 650 बोलियां जो हैं वो भारत में बोली जाती हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि भारत का जो भाषा परिवार है वो कितने हैं। तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं, जिनमें सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय। भारोपीय आप देखेंगे, भारोपीय। तो यहाँ पे 73% जो लोग हैं वो भारोपीय भाषा का प्रयोग करते हैं। द्रविड़ जो है वो दूसरा भाषा परिवार है और इसका परसेंटेज है 25%। ऑस्ट्रिक की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिक जो है वो 1.3% लोग बोलते हैं और चीनी तिब्बती जो है, जो कि सबसे छोटा भाषा परिवार है, उसका परसेंटेज है 0.7%। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर जो है वो याद रखना है कि जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो है भारोपीय और जो सबसे छोटा भाषा परिवार होता है वो होता है चीनी तिब्बती। ठीक है, तो चीनी तिब्बती सबसे छोटा परिवार है, भाषा परिवार है, क्योंकि उसको बहुत कम लोग बोलते हैं। 0.7% लोग जो हैं वो चीनी तिब्बती भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हम द्रविड़ भाषाओं की बात करें तो द्रविड़ भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं आती है। मलयालम आती है, ठीक है, तेलुगु आती है, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ये सारी द्रविड़ भाषाएं आती हैं। और ये जो द्रविड़ भाषाएं हैं ये भारत के दक्षिण में बोली जाती हैं, यानी कि दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो ये कहलाती हैं द्रविड़ भाषाएं। अब हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि भारोपीय का मतलब क्या होता है, भारोपीय का अर्थ क्या होता है। भारोपीय का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो भारोपीय में भारत प्लस यूरोपीय दोनों ही शब्द आते हैं। तो भारत प्लस यूरोपीय से मिलकर बना है भारोपीय। तो मैं आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता देती हूँ कि भारत में जब आर्य आए थे मध्य एशिया से, तो आर्य जब भारत आए तो उन्होंने भारतीय आर्य भाषा का निर्माण किया। वहाँ से भारतीय आर्य भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, तो भारत जो है, भारत में आर्य आए थे, ये सबसे पहले किसने बताया था। तो ये सबसे पहले बताया था मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने सबसे पहले बताया कि मध्य एशिया से आर्य जो हैं वो भारत आए थे। तो जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए तो उन्होंने अपनी भाषा बोलनी शुरू करी और भारत में पहले से जो भाषा थी वो दोनों कंबाइंड हो गई और उन्होंने कंबाइंड होके भारतीय आर्य भाषा की नींव रखी। तो एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि आर्य जो हैं वो भारतवर्ष कब आए थे। तो आर्य भारतवर्ष आए थे 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व जो है वो आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे
और आर्यों ने भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग किया। भारतीय आर्य भाषा के अगर हम कालों की बात करें तो भारतीय आर्य भाषा के 3 काल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों काल कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसको कहते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इन कालों का समय कितना रहा। तो अगर हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चली थी। तो इसका जो काल है वो है 1000 साल तक इस भाषा ने राज किया। इसी तरह से अगर हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो रहा था 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो मुझे लगता है कि ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर जो होता है वो आपको पता होगा। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय होता है वो ईसा पूर्व कहलाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो ईस्वी कहलाता है। तो यहाँ पे इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा ने 1500 सालों तक राज किया था। 1500 सालों तक जो लोग थे उन्होंने इसे प्रयोग किया था लगभग। और यहाँ पे अगर हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो जो आधुनिक आर्य भाषा है वो आपकी चली थी, वो आपका जो उसका टाइम पीरियड है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1000 ईस्वी से अब तक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको भारतीय आर्य भाषा का काल विभाजन दिखाया कि कैसे काल विभाजन होता है। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है, जो हमारी प्राचीन आर्य भाषा है उसमें कौन कौन सी भाषाएं जो हैं वो यूज़ हुई हैं और कैसे उनमें बदलाव आए हैं। तो जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है, जो कि हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, जिसका समय जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था, तो वो था 1000 साल। अब हम इस 1000 साल में देखेंगे कि कैसे कैसे जो है हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमारी जो भाषा है वो कैसे डेवलप्ड हुई। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 1000 साल को मैंने 500 सालों में विभाजित कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे हमने जो 1000 साल इस भाषा ने राज किया उसको 500 साल में 1 डिवाइड कर दिया और 500 साल में हमने इसको 1 डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 500 साल का समय है इसमें वैदिक संस्कृत जो थी वो प्रयोग की जाती थी और वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने यास्क का नाम दिया था। वैदिक संस्कृत का जो अधिकतम प्रयोग हुआ है वो वेदों में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? वेदों में जो आपको भाषा देखने को मिलेगी वो वैदिक संस्कृत मिलेगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वेदों में हम वैदिक संस्कृत प्रयोग कर रहे थे वो आम जनता के लिए कठिन थी। तो इसको आम जनता तक पहुँचाया और आम जनता को समझने के लिए धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वैदिक संस्कृत थी वो लौकिक संस्कृत में चेंज होने लग गई। लौकिक मतलब लोगों में प्रचलित। तो लौकिक संस्कृत वो संस्कृत थी जो लोगों में प्रचलित हो रही थी, जिसे लोग आम भाषा में यूज़ किया करते थे। तो पाणिनि ने वैदिक संस्कृत को यास्क कहा था और पाणिनि ने वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत में कन्वर्ट किया था। यानी कि इन्होंने एक ऐसा व्याकरण जो था वो डेवलप किया था जिसकी हेल्प से जो हमारी वैदिक संस्कृत थी वो लौकिक संस्कृत में कन्वर्ट हुई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत में चेंज करने के लिए इन्होंने संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी और पाणिनि ने ये पुस्तक जो है पाणिनि की ये संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। तो इसीलिए क्योंकि पाणिनि ने
संस्कृत व्याकरण पर पुस्तक लिखी थी, तो इसीलिए पाणिनि जी को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि संस्कृत व्याकरण के जो जनक हैं वो हैं पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी थी, उसका नाम मैंने आपको बताया। तो ये जो पुस्तक है ये वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये जो काल है ये आपको समझ में आ गया होगा कि 500 साल तो आपका वैदिक संस्कृत काल था और फिर आपका लौकिक संस्कृत काल रहा। तो लौकिक संस्कृत में काल में जो भाषा यूज़ होती थी उसको भाषा का नाम दिया गया, और जो वैदिक संस्कृत की भाषा थी उसको यास्क कहा पाणिनि ने। और वैदिक संस्कृत का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं छांदस। क्या नाम है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम क्या है, छांदस। क्योंकि जो ये वैदिक संस्कृत थी ये छंदों में थी, ये छंदों में प्रयोग की जाती थी, इसीलिए इसको छांदस का नाम दिया गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया होगा, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और इनका जो एग्ज़ाम है ये मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में होने वाला है। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, जिससे आप लोगों को मेरे वीडियोस में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो अब हम बढ़ते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तरफ। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो कहाँ से शुरू होता है, पहले हम उसे देखेंगे। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, ध्यान से देखिएगा कि ये जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसका काल क्या रहा। तो इसका जो काल है वो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो ये 1500 साल तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा ने राज किया। 1500 साल तक मध्यकालीन आर्य आर्य भाषा चली। तो यहाँ पर मैंने इसको 500 साल में दोबारा से विभाजित कर दिया है। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक जो काल रहा हमारा 500 साल का, उसको हमने कहा प्रथम प्राकृत काल। इसी तरह से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो काल रहा उसे हमने कहा द्वितीय प्राकृत काल। ठीक है, द्वितीय प्राकृत काल। तो ये है प्रथम प्राकृत काल और यह है द्वितीय प्राकृत काल। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जो 500 साल का टाइम रहा उसको हमने कहा तृतीय प्राकृत काल। तो ये जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसका जो काल है इसको प्राकृत काल भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है प्राकृत काल। तो प्राकृत काल को हमने 3 कालों में डिवाइड कर दिया है, विभाजित किया है। प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल और तृतीय प्राकृत काल। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता देती हूँ कि जो प्रथम प्राकृत काल है उसमें जो भाषा प्रयोग की गई है वो कहलाती है पाली। और जो पाली है हमारे भारतवर्ष की पहली राजभाषा जो है वो है पाली। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है और आ सकता है कि भारत की प्रथम राजभाषा कौन सी थी। तो वहाँ पे हिंदी, पाली और ब्राह्मी और गुरमुखी 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपको जो टिक करना है वो पाली पे करना है। क्यों? क्योंकि जो पाली थी वो हमारी भारतवर्ष की पहली राजभाषा थी। महात्मा बुद्ध ने और उनने जितने भी संदेश दिए हैं वो सारे पाली भाषा में ही दिए हैं, और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पाली भाषा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है क्योंकि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो इंडोनेशिया, कंबोडिया और बहुत सारे जो हमारे आसपास के इंडिया के क्षेत्र हैं वहाँ गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो इसीलिए जो पाली भाषा का विकास है वो उनके ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं द्वितीय प्राकृत काल की तरफ। द्वितीय प्राकृत काल में जो भाषा यूज़ की गई है वो है प्राकृत। प्राकृत भाषा का जो प्रयोग देखने को मिलता है वो जैन अनुयायियों के द्वारा मिलता है।
जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उन्होंने इस प्राकृत भाषा को प्रयोग किया है जैन ग्रंथों के लिखने में। महावीर जैन जी ने जो भी उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में ही दिए हैं। तो यहाँ पे तृतीय प्राकृत काल की बात करते हैं। तृतीय प्राकृत काल का नाम है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से क्या हुआ, धीरे धीरे अपभ्रंश जो है वो अवहट में कन्वर्ट होने लगी, अवहट में चेंज होने लगी, और अवहट को हिंदी का देहाती रूप कहा जाता है। तो हिंदी का जो देहाती रूप है वो है अवहट। तो पाली के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है, ये आप जरूर याद करके जाएं, ठीक है। तो पाली कहाँ पर, पाली का प्रयोग कहाँ पर देखने को मिलता है और प्राकृत का प्रयोग कहाँ पर देखने को मिलता है, ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोगों के लिए इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो मैं लाती रहूँगी। और गेट केमिकल प्लैनेट को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये यहाँ पर अपने लेक्चर्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करने का एक मौका दिया। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अवहट जो है उसका जो काल है वो कब से कब तक रहा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अवहट जो है वो आपका रहा है, अवहट का काल मैं आपको बता देती हूँ। अवहट का जो काल है वो है 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है, अपभ्रंशों की संख्या कितनी है। अपभ्रंश जो है वो आपके 6 हैं। अपभ्रंशों की संख्या कितनी है, 6, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने मध्यकालीन आर्य भारतीय भाषा का आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। अब हम आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को हमने 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया है। प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी में क्या था, हिंदी और कुछ हिंदीतर भाषाओं का उदय हुआ। तो प्राचीन हिंदी में हिंदी का तो जन्म हो ही चुका था, कुछ हिंदीतर भाषाएं भी इसके साथ जन्म ली। तो ये हिंदीतर का मीनिंग क्या होता है, हिंदी प्लस इतर, यानी कि हिंदी के अलावा। तो हिंदीतर भाषाएं कौन सी हैं, बंगला, उड़िया, असमी, मराठी, पंजाबी और सिंधी, ये जो हैं ये हिंदीतर भाषाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो हिंदी के साथ साथ कुछ हिंदीतर भाषाओं ने भी प्राचीन हिंदी काल में जन्म लिया। इसी तरह से हमने मध्यकालीन हिंदी है और आधुनिक हिंदी है। तो ये जो हमारी आधुनिक भारतीय भाषा है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। तो यहाँ पर विकास क्रम को बहुत ही ध्यान से आप याद कर लीजिए कि पहले संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, और अपभ्रंश से अवहट मिली और अवहट से हमें प्राचीन प्रारंभिक हिंदी मिली। तो अपभ्रंश से हिंदी का विकास होना शुरू हो गया था और अवहट आया फिर, और अवहट से फिर प्राचीन प्रारंभिक हिंदी जो है उसका विकास हुआ। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को मिलेगा। तो इसके बाद वाला जो पोर्शन है उसमें हम सारे अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, कितने तरीके के उनसे बोलियां निकली हैं, उपभाषाएं जो हैं वो निकली हैं, अपभ्रंश से कितनी उपभाषा और कितनी बोलियां निकली हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ इस पूरी सीरीज़ में बने रहें, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी को बहुत ही डिटेल में। जितने भी कैंडिडेट्स पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उत्तराखंड का या अदर स्टेट्स का, वो मेरे साथ इस सीरीज़ पर बने रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।